Hello, everyone, and today we are going to start the drama that is Absalom and Achitophel. So, in this, John Dryden has played a vital role in expressing the new and the upper class and the politics that was going on that time. Okay, so let's start. In this, when we go for the introduction to the poem, that is very simple, and you can see that Absalom and Achitophel is a well-known poem by John Dryden from 1631 to 1700, and it was written probably at the suggestion of Charles II. The purpose was to discredit the Earl of Shaftesbury and the Whigs, and this poem was written in 1681. Political situation in England inspired the poet to write this powerful satire, so Dryden used biblical characters. अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि एब्सोलम एंड एचिटोफेल जो ये एक लंबी कविता जो है वो लिखी गई, जॉन ड्राइडन ने लिखी 1631 से लेकर 1700 के बीच में, और उसके बाद ये जो कविता थी जिसका बहुत लंबा स्वरूप था, जो बहुत राजनीति के ऊपर आधारित थी, तो इसको बताने के लिए यहाँ पर चार्ल्स टू ने कहा जॉन ड्राइडन को कि आपको इस तरीके की कविता लिखनी है, और इसमें इसका जो पर्पस है वो ये है कि हमने जो लोग द अर्ल ऑफ शैफ्सबरी जो है और इन लोगों की जो एक नकली चेहरा है वो दुनिया के सामने आना चाहिए, तो इस कविता को तब लिखा गया और जॉन ड्राइडन ने इसमें छोटे और बिब्लिकल दूसरे कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया. So the historical and political background is something where Charles II restored monarchy in England in 1660. Monarchy means जो राजनीति, जो राजघराना जो चल रहा था, जो राजशाही जो शासन जो है वो चल रहा था, वो 1660 में था. एंड ही वाज अ मैन ऑफ पॉलिटिकल विजन. वो बहुत अच्छे रूप में जो है वो इसको देखते थे कि जो मेरा देश है वो बहुत समृद्ध होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, और कोई गलत राजनीति का जो गलत पैर है वो वहां पर नहीं पसरा हुआ होना चाहिए. सो ही वॉज वेरी स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द विग्स पार्टी. और अच्छे इंसान के लिए बहुत लोग अपोज करते हैं, और ये जो शुरुआत करी वो अर्ल ऑफ शैफ्टसबरी ने करी. सो चार्ल्स टू हैड नो लेजिटिमेट चाइल्ड. उसका कोई जायज बच्चा नहीं था. हिज इमीडिएट सक्सेसर वाज हिज ब्रदर. और उसके बाद जिसको राजगद्दी मिलने वाली थी वो उसका भाई था जिसका नाम था जेम्स ड्यूक ऑफ यॉर्क. सो द विग्स, तो ये जो दूसरे विपक्षी लोग थे, the Whigs made up their mind to promote the cause of Charles bastard son. Okay, यहाँ पर bastard son कहा जाता है, ठीक है. That is who was a Protestant, जो उसके विरोध में था. And there were rumors of a popish plot. और लग रहा था कि उनके खिलाफ एक popish plot जो है, यानी कि षड्यंत्र जो है वो बनाया जा रहा है. So this popish plot, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, सो वी कैन जो आप इस पे लिख सकते हैं द पॉपिश प्लॉट. ओके, सो ये जो पॉपिश प्लॉट था एब्सोलम और एचिटोफेल में, that was the Jebusites, that जो कैथोलिक्स थे were oppressed in various ways. उनको दबाया जा रहा था कुछ लोगों की तरफ से, प्रोटेस्टेंट्स की तरफ से जो विरोध करते थे. so their lands were taken away from them. उनकी जमीनें उनसे ले ली गई. They faced numerous difficulties. बहुत ज्यादा वो परेशानी में थे. so then they tried to convert the Protestants. ठीक है, तो उनको लगा कि हम अपने जो हमारे विपक्षी हैं उनको हम अपने फेवर में ले लें. सो सच वर द सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू द पॉपिश प्लॉट. तो इस वजह से इस षड्यंत्र का, यानी कि पॉपिश प्लॉट का जो है वो निर्माण हुआ. एंड दिस प्लॉट वाज अफर्म्ड ऑन ओथ. और इस पर शपथ ली गई बाय टाइटस गेट्स एंड अदर्स, दूसरों ने. एंड इट वाज डिनाइड ऑन ओथ बाय द कैथोलिक्स. तो यहाँ पर कैथोलिक्स ने इसको यानी कि ओथ को, शपथ लेने को मना कर दिया. और ये भी कहा गया दैट द जेबूसाइट्स वांटेड टू मर्डर द किंग, कि ये जितने भी कैथोलिक्स हैं ये जो है उसको मारना चाहते हैं. यानी कि अगर हम किसी के हम किसी को अपनी तरफ नहीं मिला पाते तो हम उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं. सो द सेम थिंग हैपेंड टू दीज पीपल. ओके, सो द पोर्ट्रे ऑफ द कॉमनर्स, तो इंग्लिश लोगों के बारे में कुछ बताया गया है. So Dryden describes these common men as restless, कि बड़े बेचैन थे, अनग्रेटफुल थे, बहुत ज्यादा मतलब विरोध करना चाहते थे, एंड इजीली स्वेड, और इनको कोई भी अपनी तरफ जोड़ सकता था. ओके, सो ये दे नेवर यूज देयर ओन माइंडसेट, सो दे आर शोन टू बी फिकल माइंडेड. तो यहाँ पर इन लोगों को एज फिकल माइंडेड बताया गया है. फिकल माइंडेड मीन्स जो इनका दिमाग जो है वो गलत कामों में ज्यादा चलता है. ओके, सो ड्राइडन कॉल्स द कॉमन द रास्कल्स, द रैबल, बहुत सारे नाम इनको दिए गए. सो हु आर नेवर कंटेंट विद व्हाट दे हैव. और ये कभी भी क्या थे कि हमेशा दे वर नेवर सेटिस्फाइड. इनके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं था. इनको जो भी मिलता था दैट वाज नॉट करेक्ट. ओके, तो ये बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल वाले लोग नहीं थे.
तो इन शॉर्ट अगर हम छोटी बातों को कहें या थोड़ा सा कम अपनी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं, सो जॉन ड्राइडन पोर्ट्रेज द इंग्लिश पीपल। ड्राइडन ने इंग्लिश लोगों को ऐसे पोर्ट्रे किया है लाइक दे आर हेडस्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा ढीठ हैं, मूडी हैं, मर्मरिंग रास्कल्स हैं, ठीक है, रेसियल पावर्स है, मतलब किसी तरीके से कहीं पर भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। सो दे डिमांडेड अनलिमिटेड फ्रीडम एंड चेंज आउट टू देयर प्रिंसिपल्स रेस्टलेस। सो ड्राइडन डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो बताते हैं दैट दिस पोएम वाज फुल ऑफ हिपोक्रेसी, बहुत ज्यादा नकलीपन यहाँ पर था, सीरीज टॉक्स थी, बहुत बेकार की बातें यहाँ पर होती थी, प्रीजुडिस ज्यूरीज थी, पहले ही से लोग अपनी जो है जजमेंट बना लेते थे, प्लॉटिंग वाज देयर, सो दैट दीज ट्रिक्स वर एम्प्लॉयड बाय द किंग्स एनिमीज। और राजा के जितने भी विद्रोही थे वो सारे इन्हीं कामों में लगे रहते थे। सो नेक्स्ट इज रोल ऑफ एचिटोफेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने नोट्स में नोट डाउन भी करना है, यू कैन नोट इट फ्रॉम दिस पीपीटी एज वेल, कि एचिटोफेल का कैरेक्टर जो है वो कैसा था, द कैरेक्टर स्केच ऑफ एचिटोफेल। सो एचिटोफेल वाज अ वेरी कनिंग पर्सन, ही वाज नॉट अ गुड पर्सन, ही वांटेड अ सूटेबल लीडर टू वर्क एज हिज टूल, और वो अपने पास एक ऐसा व्यक्ति रखना चाहता था, द पर्सन हु कैन लीड हिज प्लॉट, ठीक है, जो उसके षड्यंत्र को कामयाब करे, वो उसको अपना वेपन बना के रखे। नन वाज एज सुटेबल एज एब्सोलम, और उसको इससे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि एब्सोलम ऐसा व्यक्ति था जो उसकी बातों से जल्दी कन्विंस हो जाता था। ओके, सो इन ऑर्डर टू विन, और उसको जीतने के लिए ही इज फेवर फ्लैटर्ड हिम, वो उसकी बहुत ज्यादा चापलूसी करता था, ही टोल्ड हिम, उसको बताता था, देयर वाज द अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है टू बिकम द पॉपुलर लीडर, कि आप लीडर बन सकते हो मासेस भीड़ के। ही टोल्ड एब्सोलम, वो बताता था दैट द पीपल वांटेड देयर लिबर्टी, कि लोग आजादी चाहते हैं, अपने राइट्स को चाहते हैं, एंड दे नीडेड अ सूटेबल लीडर। और किसी को देखो, अगर आप फ्लैटर करते हो, किसी की अगर आप चापलूसी करते हो कि आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, आपसे अच्छा लीडर कोई नहीं हो सकता, सो द पीपल जो अपना दिमाग से नहीं सोचते, तो एब्सोलम वाज द सेम, ही वाज नॉट ऑफ द माइंड, कि वो अपने दिमाग से नहीं सोच पाता था। So he was very much impressed by his appeal, and Achitophel told him, तो उसने उसको बताया that he should not waste his talents, कि आपको आपने टैलेंट्स आपको वेस्ट नहीं करने हैं। और इस तरीके से एचिटोफेल ने एब्सोलम को टेम्प्ट कर लिया, रिझा लिया, एंड वॉन हिम हिज साइड, और वो उसके फेवर में आ गया। सो द सोशल एंड पॉलिटिकल टेंडेंसीज दे वर चेंज्ड। ड्राइडन वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द एज, वो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करते थे एज को, उनके लिए वो लिखते थे, और उनके जितने भी काम थे वो बताते थे द सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस टेंडेंसीज, कि सोशल टेंडेंसीज क्या है, पॉलिटिकल क्या है, धार्मिक से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एनस मिराबेल रिवील्स द ग्रेट हैपनिंग्स ऑफ द ईयर। एनस मिराबेल ने बताया कि 1666 में बहुत क्या क्या चीजें चेंज हुई, और बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया कि लंदन में आग कैसे लगी हुई है, बीमारी कैसे फैली है, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस वाज देयर इन द लाइफ ऑफ नेशन। सो सिमिलर एचिटोफेल इन पर्टिकुलर, तो उसने एक खास बात में बताया कि उस समय जो भी कविताएं लिखी गई, all these works represented the social status, political status and the religious status of the country of that time. Okay, सो ड्राइडन बताते हैं कि उसका जो चीफ और मेन कैरेक्टर, जो उसका कैरेक्टर था और जो उसका रोल था किंग चार्ल्स के लिए, वो ये था कि वो अपनी बातों से दुनिया को बताएं कि विच टाइप ऑफ पॉपिश प्लॉट वाज हैपनिंग। सो इन दिस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंट्रोवर्सीज, इसका प्रभाव जो है वो दुनिया पर क्या पड़ रहा था। ओके, तो ड्राइडन का ये मास्टरपीस कहा जाता है, दिस पोएम इज रिमेंबर्ड एज अ रिमार्केबल पीस ऑफ जॉन ड्राइडन, दैट एब्सोलम एंड एचिटोफेल दे मिरर आउट द रिलीजियस कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे, कि समटाइम्स कभी कभी कंट्रीज में क्या होता है कि कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स चलती हैं, कुछ पॉलिटिकल चलती हैं, बट यहाँ पर जो धार्मिकता से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी वो उसको बताया गया है। ओके, सो द कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स डिडंट नो द ट्रू मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ पोस्ट एग्जिस्टेंस, उन लोगों को पता नहीं था, कैथोलिक्स भी थे और जो प्रोटेस्टेंट्स उनको नहीं पता था कि आपके एग्जिस्टेंस का वजूद क्या है, टॉलरेंस पेशेंस आपको कैसे प्रोवाइड करेगी, पेशेंस आपको कैसे रिलैक्स करेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स नहीं थी, म्यूचुअल फेथ नहीं था, और बहुत सारे सभी लोग एक दूसरे के प्रति क्या थे, दुश्मन थे। सो देयर वर वेरी लॉट्स ऑफ ट्रस्ट ऑफ इश्यूज in the country, and the people were not believing at that time that the people can do better, or the king can do better for them. Okay, so जो religious passion जो था वो बहुत ज्यादा हाइट पर था, बहुत विशियस एटमॉस्फेयर था, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, आप यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, पॉलिटिकल रिलीजियस कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा थी, तो वो पूरे देश को जो है एक सिविल वॉर में ले जाने के लिए तैयार थी। जॉन ड्राइडन ने ही गॉट एज अ
रिप्रेजेंटेटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइज ऑफ सटायर, कि उन्होंने हंसते हंसते यानी कि एक सटायर के फॉर्म में एक पोएम को लिखा, सो दैट द पीपल कैन रियलाइज एंड दे कैन सी द ट्रुथ बिहाइंड दैट पोएम, ठीक है। सो द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्ट्राइफ जो झगड़ा था, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिक्स थे, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, जो कल्चर थी, वो रेस्टोरेशन इंडिया में डेवलप हुई। ओके, सो जॉन ड्राइडन रिप्रेजेंटेड दिस स्पिरिट ऑफ द एज, दैट वाज द राइज ऑफ सटायर। ओके, एचटोफेल जो अर्ल ऑफ शेफ्सबरी है, यहाँ पर ही वॉज मेनी में ऑफ द किंग, वो आपको पता ही है। एज अ पॉलिटिशियन, और एक जो आदमी पॉलिटिक्स के अंदर रहकर एक देश को खोखला करता है, द पर्सन हु इज डिस्टर्बिंग द एनवायरमेंट ऑफ दैट कंट्री, वो बहुत खतरनाक होता है। सो ही वॉज करप्ट, बहुत ज्यादा करप्ट था, मीन था। सो लेकिन जब वो जज बनता था तो ही वो ऑनेस्ट हो जाता था। बट उसने क्या किया, उसने पॉपिश प्लॉट को क्या किया, खराब किया। टुडे ही बिकेम द चैंपियन ऑफ द कॉमन, और उसके बाद वो वहां पर आ गया। ओके, सो बट एब्सलम का जो रिस्पॉन्स था, एचटोफेल के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, वो एक बहुत ज्यादा एब्सलम के माइंड पर इम्पैक्ट करते थे, कि वो अपने फादर को बिट्रे नहीं करना चाहता था। उसका जो फादर था वो बहुत ज्यादा उससे प्यार करता था। द किंग जो उसका भाई था, जेम्स ड्यूक ऑफ यॉर्क, वो नॉमिनेट किया गया बाय द किंग एज ए सक्सेसर, कि भाई मेरे बाद वो मेरा भाई जो है वो राजा बनेगा। वो इंटेलिजेंट था, फेयर माइंडेड था, और एब्सलम भी राजा बनना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने फादर के खिलाफ लड़ाई नहीं करूंगा। सो ड्राइडन जब डिस्क्राइब करते हैं उस इंपॉर्टेंट ग्रुप को, तो उसमें जिमरी जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था, एंटी रॉयलिस्ट था, लेकिन वो एक इंट्रोवर्ट था। वो ही वाज नॉट दैट काइंड ऑफ फैन who expressed his views openly। ओके, वो ओपनली कभी कोई बात नहीं करता था। सो ही वाज टोटली अपोज टू द किंग, लेकिन वो राजा के विद्रोह में था। फ्रॉड प्रैक्टिसेस वो करता था पैसा कमाने के लिए। कोरा जो था वो एक विकेट फेलो था, जो एक ग्रुप था पॉपिश प्लॉट के जितने भी मेंबर्स थे, और उसका जो फादर था वो पॉपिश प्लॉट का, वो यही था, दैट वाज कोरा, ठीक है, क्योंकि उसने जो ओथ थी वो ली थी, राइट। सो जो रॉयलिस्ट था, तो किंग डेविड के बहुत सारे कम सपोर्टर्स थे। उसमें बर्जिलाई ड्यूक ऑफ ऑर्मंड था, ज़डोक जो आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी, सैगन ऑफ जेरूसलम, द बिशप ऑफ लंदन, एंड द जॉन डॉल्बियन Dean of Westminster, so they advised the king that he should take a firm stand, ठीक है। तो इन सभी ने जो रॉयलिस्ट कैंप था, those who were in the favor, those who were in the support of the king, तो उन्होंने कहा कि आपको एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा आज, कि आपको क्या करना है। ओके, सो दिस इज द थिंग। अभी ये हाफ है, एंड देन वी विल कंप्लीट दिस tomorrow, so be with us, and if you like it, so please subscribe to the channel. Thank you.